चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हमने 21 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। दूसरी वीडियो उसी का पार्ट 2 है कि फर्स्ट चैप्टर से किस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 22 से स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला उन्होंने लिखा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। 1/4πε0 है, Q1 Q2/r² है यहाँ पे। तो फोर्स का फॉर्मूला उन्होंने दिया है सिंपली 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। फिर ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ε0 परमिटिविटी ऐसा यूनिट ऑफ ε0 की आपको यूनिट बतानी है। तो ε0 आपका हो जाएगा 1/f 4π, ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो यूनिट होती नहीं, Q1 Q2/r²। एफ को हम न्यूटन लिख सकते हैं, ये न्यूटन हो गया, Q1 Q2 आपका हो गया कूलम स्क्वायर और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो ये आप देखो कहाँ पर कौन सा ऑप्शन है। एक तो ये पहला वाला, इसमें देखो कूलम -2 है तो ये वाला नहीं होगा। ये आपका न्यूटन -1 नहीं है तो ये वाला भी नहीं होगा। सी ऑप्शन में न्यूटन इनवर्स मीटर -2 C⁻⁹ हो गया, 9 तो नहीं होगा। ये अगर 2 होता तो आपका सही हो जाता। डी भी आपका नहीं होगा, मतलब अगर सी में अगर जो 2 आप करोगे, 2 ही आपको दिया गया होगा तो आपका सी सही होगा। ये आपको सही करना है, ठीक है। ये 2 होगा, ये 9 नहीं हो सकता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ये एक्चुअली PDF है तो इसमें मिस्टेक्स होंगी, बट आपको कैसे निकालना है ये आपको बस पता होना चाहिए। दूसरा डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ CU, ये यहाँ पे ये CU नहीं है, ये ε0 ही है। ε0 विल बी, ε0 का फॉर्मूला क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि ε0 की यूनिट क्या आ रही थी, न्यूटन -2 मीटर -2 एंड कूलम स्क्वायर। ठीक, कूलम बेसिकली SI यूनिट उसमें एकदम फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट आपकी एम्पियर होती है। तो चार्ज को हम लिख सकते हैं IT, करंट इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा करंट का एम्पियर और इसका हो जाता है टाइम का T से हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। न्यूटन क्या है बेसिकली, फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का होता है kg, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे, और आपका एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर जो होता है L से लेंथ होती है और पर सेकेंड स्क्वायर -2, ये हो गया आपका फोर्स, न्यूटन हो गया। मीटर हमारा ये होता है, L होता है। तो इसकी जगह हम लिखेंगे न्यूटन की जगह MLT -2 और इसको करेंगे -1। ये मीटर है, मीटर को हम लेंथ बोलेंगे, लेंथ -2, और ये क्या है आपका कूलम का हो गया AT²। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो M-1, L -1 यहाँ पर होगा और -2, तो L हो जाएगा -3। T -2 माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा और 2 यहाँ का, तो आपका T हो जाएगा 4, A भी आपका हो जाएगा 2। तो ये वाला आपका डायमेंशनल फार्मूला बन गया किसका, ε0 का। M-1 L -3 T4 A2, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। न्यूटन का आपको फार्मूला रखना है MA से MLT -2, जैसे एक्सेलरेशन का होता है LT -2, ठीक है। लेंथ और मीटर की लेंथ हो जाती है, कूलम का हम AT में रखेंगे क्योंकि करंट आपका फंडामेंटल यूनिट है, कूलम आपकी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो इसको करंट में हमें कन्वर्ट करके रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकते हैं, हालांकि 11th का पार्ट है बट माइट बी, तो है नहीं ज़्यादा टफ, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। 24 देखते हैं। when a dipole placed in a uniform magnetic field a dipole experiences नेट फोर्स तो उस पर नहीं होता, ये हमने देखा था लास्ट वाली वीडियो में भी, नेट फोर्स नहीं होता है। टॉर्क होता है, बोथ है नेट फोर्स एंड टॉर्क नहीं, नीदर वन, ठीक है, ये भी गलत है। तो ये 3 आपके गलत हो गए, बी वाला सही हो गया, टॉर्क सिर्फ ये एक्सपीरियंस करता है। ओके, नेक्स्ट 25 पे, a parrot comes and sit on pair high power line, it will
एक्सपीरियंस अ माइल्ड शॉक, एक्सपीरियंस अ स्ट्रॉन्ग शॉक, नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली। तो इसका थोड़ा लॉजिकल है कि जो पावर लाइन जो होती है उसमें आप देखते होंगे कि एक लाइव वायर होता है और एक आपका अर्थ होता है और एक आपका एक नॉर्मल वायर होता है, ब्लैक वायर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, न्यूट्रल होता है वो। तो अगर पैरेट आता है तो सपोज कर लो वो लाइव वायर पे बैठ जाता है, तो लाइव वायर पे जब बैठ जाएगा तो इसके दोनों पैर एक ही वायर पे हैं, ठीक है। एक ही वायर पे होने का मतलब कि ये सेम पोटेंशियल पे है, सेम पोटेंशियल पे, राइट, सेम पोटेंशियल पे होता है। तो जब सेम पोटेंशियल पे होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि जो पैरेट होगा उसके अंदर ब्लड होगा, मतलब वो कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, पैरेट जो यहाँ पर है वो कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा, ठीक। और वो रेसिस्टेंस कंपेयर टू वायर ज़्यादा होता है, जिसका जिसका जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वहाँ से करंट नहीं जाना पसंद करता है। तो करंट वहाँ से जाना पसंद करेगा जिसका मिनिमम रेसिस्टेंस, और मिनिमम रेसिस्टेंस आपका वायर होता है। इसलिए जो जितने भी बर्ड्स आकर के इस पे बैठ जाते हैं लाइव वायर पे या न्यूट्रल वायर पे, तो उनको कोई भी शॉक नहीं लगता है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली वो हार्म नहीं होते हैं। इन केस देखा होगा तुमने कि कई सारे कौवे होते हैं वो उसकी वजह से ख़त्म हो जाते हैं बारिश वगैरह में। तो उनको क्या होता है कि अगर इस पर वो बैठे, एक तो वो कंडक्टिंग हो जाते हैं, मतलब वहाँ से भी आपका कुछ करंट आपका पास करने लगता है। दूसरा ये होता है उनका कोई एक विंग होती है या कुछ होता है जो दूसरे वायर से कोलाइड कर जाता है, जैसे वो कोलाइड करेगा सर्किट कंप्लीट होता है और करंट पास हो जाता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट होने के चक्कर में वो उनमें शॉक लगता है, इंस्टेंटेनियसली उस पर शॉक लगता है और स्ट्रॉन्ग शॉक लगता है और वो तुरंत डेड हो जाते हैं। तो जब तक अगर जो कोई भी बर्ड या फिर पैरट एक ही वायर पे रहेगा तो उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि वो अर्थ से टच हो या दूसरे वायर से टच हो। एक आप अगर जो टच करोगे तो आपका दूसरा जो पार्ट होता है वो अर्थ से भी टच होता है, इसलिए आपको शॉक लग सकता है, ठीक। अगर आपका अर्थ से टच नहीं है तो आप लाइव वायर को पकड़ लो, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसा ट्राई मत करना। ओके, तो नॉट बी अफेक्टेड प्रैक्टिकली, अदरवाइज ऐसे बहुत सारे हमें पैरट्स या फिर बर्ड्स हमें लाइव वायर पे हमें बैठे हुए नहीं मिलते। नेक्स्ट देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। उसकी एक तो यूनिट होती है डी बाई, जो काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, मैंने आपको बताया था डी बाई। इसे मान के चलो 10⁻30 के अराउंड होता है कूलम मीटर। और वैसे इसकी एसआई यूनिट डाइपोल मोमेंट की होती है क्यू ए क्या है आपका डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो इसकी कूलम होगी और ए की होती है मीटर, कूलम मीटर। तो कूलम मीटर आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। इफ़ टू कंडक्टिंग स्फेयर आर कनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग सेपरेटली देन। दो कंडक्टिंग स्फेयर हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है आपस में। जब उनको आप कनेक्ट करेंगे आपस में, इन पे चार्ज कुछ, इस पे चार्ज कुछ Q1 है, इस पे चार्ज कुछ Q2 है। इसमें हमें ये देखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्फेयर एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड। स्फेयर एनर्जी कंजर्व होने का कोई चांस नहीं बनता है। स्फेयर एनर्जी क्या मतलब, उसके मटेरियल की एनर्जी, ठीक। टोटल एनर्जी इसकी कंजर्व रहेगी, वो तो सिस्टम है, वो तो टोटल एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। बट इंडिविजुअल स्फेयर की एनर्जी कंजर्व नहीं, वो नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी कुछ एनर्जी इसमें मूव कर सकती है अगर उन्हें हम कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चार्जेस रिमेन सेम, यहाँ पे एंड होगा, एनर्जी एंड चार्जेस रिमेन कंजर्व। तो एनर्जी, टोटल जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड चार्जेस रिमेन्स कंजर्व, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक। अगर टोटल एनर्जी ई है इन दोनों की, E1 और E2, कुछ शेयर होगी E1 और E2 में, लेकिन टोटल एनर्जी आपकी E मेंटेन रहेगी, और चार्ज भी Q1 Q2 आपका मेंटेन रहेगा। ट्रांसफर होगा चार्ज, बट टोटल चार्ज कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो बी वाला ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड चार्जेस रिमेन कंजर्व्ड, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मूव टू द 28th क्वेश्चन, वो देखते हैं क्या है। अ सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। सोप बबल जो होता है ये बेसिकली निगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये जो बबल आपका जो बनता है ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है। एक्सटर्नली आप इस पर अगर जो आप निगेटिव चार्ज और भी ज़्यादा प्लेस करते हो, नेगेटिव चार्ज प्लेस करने का मतलब क्या है कि इनमें फिर रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो ये बबल और एक्सपैंड करेगा, जब बबल एक्सपैंड करेगा तो इसकी रेडियस आपकी इंक्रीज कर जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक्सटर्नली आप नेगेटिव चार्ज प्लेस करोगे तो इसका एक्सपेंसन ही होना है, रेडियस उसकी बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्सन होता है नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में। इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज।
नेक्स्ट देखते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंसेस। नॉन यूनिफॉर्म, देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे अगर आप कोई भी डाइपोल रखोगे तो उस पर फोर्स हमेशा ज़ीरो होगा, नेट फोर्स वहाँ पे ज़ीरो होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है, लाइक यहाँ पे E1 है, इस पॉइंट पे आपकी E2 है, ठीक है, और हम बोलते हैं E2 इज़ ग्रेटर देन द E1, तो E2 इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा F1 पे, और यहाँ पर आपका F2 होगा, तो नेट फोर्स भी आ सकता है अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। तो नेट फोर्स भी होगा और टॉर्क तो होता ही होता है, तो टॉर्क एज वेल एज नेट फोर्स ये दोनों होंगे। कब? जब आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट 30, an electron is sent in an electric field of magnitude 9.1 into 10 raised to power 6 and acceleration producing it। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी गई है 19.1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 ये। और फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 9.1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 और ये +6 और ये आपका इधर आएगा और ऊपर जाएगा ये +31 हो जाएगा। इसको आपको बस ऐड ऑन करना है। तो ये 37 -19 8 2 -1 18 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 18 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E, वर्क करके मास इंटू एक्सेलरेशन। और डिजिट आपको इतनी कोई टफ नहीं देंगे, वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 9.1 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी, तो कहीं भी न्यूमेरिकल अगर जो आपको दिख जाए ये MCQ में, तो MCQ में न्यूमेरिकल की जो वैल्यूज जो पुट की जाती हैं बहुत स्मार्टली पुट की जाती हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाए, और बहुत ज़्यादा मेसी हो तो उसको बाद में ही करना, एक साथ तो नहीं करना होगा। फिर ये क्वेश्चन, अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस R इज चार्ज्ड यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज गामा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ये इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गामा दिया गया है, इसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बतानी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ये फॉर्मूला आप याद ही कर लो, λ/2πε0। ये इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डेराइव भी कर सकते हो, लेकिन इतना टाइम आपका रहेगा नहीं। यहाँ पे आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, λ/dl हम इसका बोलेंगे चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी DE, और एक आपको एलिमेंट इधर लेना पड़ेगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है इस लाइन के अकॉर्डिंग। λ/dl यहाँ भी चार्ज होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ठीक। तो इस वाले की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ रही है, ठीक है, और इस वाली आर की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी। इसका जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक वेक्टर इधर आएगा, एक वेक्टर इधर आएगा, और दो वेक्टर आपके इधर आएंगे कंपोनेंट। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सिमेट्री है। आपका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक। वो आपका होगा λ/2πε0r, λ/2πε0r d, ये 4 नहीं होगा, ये गलत है, 2πε0r। तो सर्कुलर आर की वजह से याद कर लेना, या फिर मैं इसका एक वीडियो में बना के डाल दूंगा कि कैसे प्रूफ करते हैं। यहाँ पे अगर जो हम प्रूफ करने पे लग गए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ओके। तो 32, व्हेन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क वहाँ पे कितना लगता है। तो टॉर्क वहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, तो टॉर्क हो जाता है टॉर्क विल बी P क्रॉस E, ये आप ध्यान रखना, P क्रॉस E। तो P क्रॉस E इसमें कोई भी आप चूज कर लो इन दो में से, ठीक। यहाँ पे क्रॉस होगा, ठीक है, ये प्लस साइन नहीं होगा, प्लस वाला गलत हो जाएगा, ये सब आपके गलत हो जाएंगे। अगर प्लस साइन है, यहाँ पे क्रॉस है तभी वो सही होगा। तो P क्रॉस E होगा टाउ, ये याद रखना।
नेक्स्ट 33, 2 point charge 8q and minus q are located v is equal to 0, v is equal to l. The location of point on v on the v axis. एक कोई एक्सिस है v मान लो आप इसे, हम इसे ही नाम दे देते हैं v। एक तो 0 पे एक चार्ज है और एक आपका l पे चार्ज है। तो यहाँ पे 8q है, यहाँ पे -2q है। लोकेशन ऑफ द पॉइंट, तो यहाँ पे जहाँ एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पॉइंट चार्ज शुड बी ज़ीरो। तो कोई एक पॉइंट चार्ज मान लो इसे बीच में, अगर हम कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं तो इस पर क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी 8q की वजह से, और -2q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगी। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होने वाली। यहाँ पर लो बीच में तो नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कुछ ना कुछ रहेगी। इस जगह पे लो तो इस -2q की वजह से इसकी तरफ होगी और 8q की वजह से इधर होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मान लेते हैं कि ये L है, ये x डिस्टेंस कुछ है, 0 से x डिस्टेंस है, ठीक। या फिर आप ऐसे मान लो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस L। ये वाली डिस्टेंस आप माइनस कर दो तो ये इतनी हो जाएगी। तो 2q की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2q अपॉन 4πε0 x माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो उतनी ही 8q की वजह से हो 4πε0 x स्क्वायर। ये q और q कैंसिल आउट, 4πε0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस L स्क्वायर, ठीक। जो मल्टीपल चॉइस के जो न्यूमेरिकल जो होते हैं उनकी वैल्यू बहुत ही स्मार्टली पुट की जाती हैं, तो वो इजीली सॉल्वेबल होती हैं। तो आप बिल्कुल भी, अगर जो कहीं भी आप फंस रहे हैं कि इसका क्या होगा, उसको तुरंत वहीं पे स्किप करना और दूसरे क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर ये सब कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा। इसको आप कर सकते हो 2x माइनस 2l इज इक्वल टू एक्स। एक्स को आप इधर ले आओ, 2l को उस साइड ले जाओ, इधर आ जाएगा x और ये बचेगा 2l। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2l। कहाँ से हमें बतानी है, एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट 0। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2l होनी चाहिए। तो 2l इसमें कौन सा है, डी, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन v and r फॉर अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस r। उसके लिए आपका r इज लेस देन r इज लेस देन r के लिए लेस देन r कोई एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पर सॉलिड में इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल अगर जो देखें तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो ये होता था 1/4πε0 Q। टोटल चार्ज अगर जो Q होता है कैपिटल R, यहाँ पे अगर जिसकी रेडियस R है, कैपिटल R है, और किसी R पॉइंट पे अगर जो हमें निकालना हो, ये आता था 1/2 3 माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये होता है। तो V और R के बीच में अगर आप यहाँ पर ग्राफ अगर जो देखोगे तो ये पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक इन नेचर होता है। तो पैराबोला अगर तो यहीं कहीं पे आ रहा है तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इन्होंने आंसर नन ऑफ द दीज दे रखा है, तो ये वाला आंसर गलत है, ये वाला नहीं, पैराबोलिक होता है। ये हेलिडेरेस्निक में इसकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने सॉल्व कर रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। इसके सीधे हम इस पे चलते हैं ग्राफ पे। तो ये ग्राफ है r इज लेस देन, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है r इज लेस देन कैपिटल R। तो अ प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वर्सेस डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। द कर्व ऑफ VD इनसाइड द स्फीयर इज पैराबोलिक इन नेचर। ये क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, पैराबोलिक इन नेचर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 पे। कोरोना डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। कोरोना डिस्चार्ज कहाँ पर अकर करता है? तो कोरोना डिस्चार्ज कहाँ पर अकर करेगा? जहाँ पर बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, बहुत एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाए, वहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज होता है। कोरोना डिस्चार्ज पे हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो उसको जा करके आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। वीडियोज़ में कोरोना डिस्चार्ज पे ही वो वीडियो है पूरी की पूरी। तो कोरोना डिस्चार्ज वहाँ पर होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होता है, और चार्ज एक्यूमुलेट होता है कोई एक पॉइंटेड चीज़ हो, पॉइंटेड चीज़ जितनी होगी वहाँ पे चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है। एट सरफेस ऑफ कंडक्टर नहीं, नियर द शार्प पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, हाँ ये वाला सही है। शार्प पॉइंट जितना ही होगा वहाँ पे ज़्यादा चार्ज होगा। आप वाल्टर लून की एक वीडियो भी देख सकते हो, वो 1 घंटे की है, जिसमें उन्होंने कोरोना डिस्चार्ज, वैन डे ग्राफ जनरेटर, ये कैसे आपका वर्क करता है, ये सब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेल्ट ऑफ वैन डे ग्राफ जनरेटर गेट्स चार्ज्ड बाई। तो कोरोना डिस्चार्ज से ये भी चार्ज होती है, एक डायरेक्टली आपका टच नहीं करते हैं, कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ही वो चार्ज हो जाती है। कुछ हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपका क्या बताता है? क्वांट मीन्स होता है आपका स्मॉल, ठीक, मीन्स स्मॉल पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चार्ज जो होता है एक मिनिमम इसका वैल्यू है, इससे ज़्यादा आप नीचे इसकी वैल्यू नहीं कर सकते हो। जैसे वॉल होती है, तो वॉल आपकी कैसे बनती है? वॉल बनती है एक ब्रिक से। ब्रिक से आप छोटी यूनिट कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ब्रिक को आप अरेंज करते जाओ, आपका पूरी वॉल प्रिपेयर हो जाती है। ऐसे ही अगर जो आपको मॉलिक्यूल का चार्ज या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो एक मिनिमम उसकी यूनिट होती है, ठीक। देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और वो मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये सबसे छोटा चार्ज होता है। और जितने भी चार्ज होते हैं इसी के मल्टीपल में लाई करते हैं, एन ई, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट 38 पे चलते हैं। द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इम्प्लाइज दैट। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, सही है। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये दोनों मिलके कंप्लीट हो रहे हैं, बट ये अलग अलग हैं, तो इनको हम सही नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगले ऑप्शन। द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, साइमल्टेनियस क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज परमिसिबल। हाँ, ये वाला साइमल्टेनियसली क्रिएशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मतलब कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। और जो क्रिएट हो रहा है तो वहीं उसके अपोजिट में उसका काम भी हो रहा है, अपोजिट भी हो रहा है उसका, ठीक है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन इज मोस्ट एक्यूरेट। और हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें मोस्ट एक्यूरेट हमें आंसर लगाने होते हैं, तो सारे एक बार पढ़ जरूर लेना। ऐसा नहीं है कि हमें पहले ही दिखाई दे गया चार्ज कांट बी क्रिएटेड, वाह खुश हो गए, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना है। देखो, इसको पूरा करने के लिए इसको भी मिलाना पड़ेगा, और 2 ऑप्शन सही हो नहीं सकते। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में। 1 कूलम इज इक्वल टू एन ई। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो एन की वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻18। तो पहला वाला सही होगा। तो कुछ हैं फेवरेट क्वेश्चन जो इनके पूछे ही पूछे जाने हैं, जैसे ये वाला है, पॉसिबिलिटी है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैंने आपको कल बताया था कि न्यूटन पर कूलम, पहली वीडियो, इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें भी हमने डिस्कस किया है। न्यूटन पर कूलम भी हो सकती है और वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। ये 2 यूनिट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ जो भी आप बोलें। तो ये मीटर पर वोल्ट नहीं, अगर इसका उल्टा कर दो तो सही है ये, ठीक है। वोल्ट पर मीटर अगर तो करोगे तो ये सही है। जूल पर न्यूटन नहीं, ये बिल्कुल नहीं सही है। कूलम पर न्यूटन नहीं, ये भी नहीं सही है। न्यूटन पर कूलम, ये वाली सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, न्यूटन पर कूलम। और मीटर पर वोल्ट नहीं होगा, अगर वोल्ट पर मीटर होगा तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, अदरवाइज ये वाली चीज़ तो नहीं होगी। वोल्ट पर मीटर आपको इसको करना पड़ेगा, ओके। आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। 1 वोल्ट इक्वल टू, यहाँ भी देखो यूनिट का ही खेल है। यूनिट अगर जो आपको पता है, आपने वो जो पढ़ा हो, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हम लिखते थे कूलम इनटू वोल्ट, ठीक। तो वोल्ट को हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज मीन्स
जूल पर कूलम। तो जूल पर कूलम अगर जो कहीं पर है, जैसे ये वाला है, ये वाला सही हो जाएगा। सिर्फ आपको यूनिट आपको मैच करनी है। 11th क्लास में बताया जाता था कि फिजिक्स के फॉर्मूले यूनिट पर बेस्ड होते हैं, यूनिट दोनों तरफ सेम सेम होनी चाहिए। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलम। नेक्स्ट देखते हैं 42 1 वोल्ट पर मीटर इक्वल्स टू, वोल्ट पर मीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसमें देखो कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की और क्या यूनिट होती है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सी वाला ऑप्शन सही हो गया। 43 देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फॉर इज। मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपका कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये आपका होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है चार्ज की। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और फिर इसी के मल्टीपल में आपका चार्ज एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो इसका आपका आंसर मिल गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। बहुत क्लोज दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो बहुत हमें कॉन्शियस होकर के उनको हमें सही करना होगा, क्योंकि अगर आसान क्वेश्चन पता होते ये भी अगर जो आपसे गलत हो जा रहे हैं तो आपका तो स्कोर बहुत ज़्यादा लो चला जाएगा। इसलिए हमें बहुत कॉन्शियसली हमें वहाँ पे देखना होगा कहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं, कहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है। ये छोटी छोटी बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे, बट ये है कि आप कितने कॉन्शियस रहते हैं एग्जाम पे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ये, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज ऑफ ऑर्डर। ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच की आपका रेशियो जानना चाह रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1m2/r²। ये होता है आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो r² तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की सिर्फ बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो G की आप वैल्यू रखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसी का आप स्क्वायर कर दो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली आप इसको रखो 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर। ठीक, अब आपको इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कंपेरेबल आता है 10⁻42। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर हमें चेक करना है, चेकआउट करना है सिर्फ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस में आपसे कौन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन लाइक आपके पास अगर जो कोई PDF है जो चाहते हैं कि आप वो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएं, तो आप हमें टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, फिजिक्स अफेयर्स बॉट। इस पर आप अपनी PDF भेज दो, हम वो डिस्कस करेंगे, अगर देखेंगे अगर जो सही है तो मैं इसको डिस्कस करूँगा ज़रूर। और कोई अगर जो क्वेश्चन होता है कि आप चाहते हैं कि उसको मैं डिस्कस कर लूँ, तो आप वहाँ ये इसी एड्रेस पे आप भेज दीजिए, और वो भी टेलीग्राम पे है ये। तो ईज़िली आपका हमें क्वेश्चन मिल जाएगा और मैं इसको सॉल्व करके यहाँ पे यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगा।